Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भागीदारी अधिनियम 1932। इस शीर्षक के अंतर्गत आज के व्याख्यान का विषय है पर व्यक्तियों से भागीदार के संबंध। इस व्याख्यान में आगे बढ़ने से पहले अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान की ओर हम लोग थोड़ा ध्यान आकर्षित करेंगे। और अभी तक के पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हम लोगों ने देखा कि भागीदारी की संविदा के अंतर्गत भागीदार और भागीदारी एक संविदा सृजित परिणाम होता है। भागीदार वे व्यक्ति होते हैं जो संविदा द्वारा किसी कारोबार को करने और उनसे प्राप्त होने वाले लाभों में अंश पाने के लिए करार करते हैं। इस प्रकार जो भागीदारी है उसका सृजन संविदा द्वारा होता है। पूर्ववर्ती व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक भागीदार एक भागीदारी संविदा के अंतर्गत स्वामी तथा अभिकर्ता दोनों के लिए ही कार्य करता है। जब वह स्वामी की भांति कार्य करता है तो वह उत्तरदायी होता है, लेकिन वह स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी भागीदारी और भागीदारों के लिए भी उत्तरदायी होता है और एक दूसरे के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसलिए एक भागीदार और दूसरे भागीदार के बीच में कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो उनके पारस्परिक संबंध को बताते हैं। ऐसी संविदाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से हो सकती हैं और संविदा के अंतर्गत भागीदारी या तो अधिकार या संविदा के अंतर्गत एक दूसरे से संबंधित अधिकार और कर्तव्य का वहन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भागीदारी की संविदा में रहते हुए ऐसे कार्य को करते हैं जो भागीदारी के कारोबार या भागीदारी के कार्यप्रणाली से संबंधित नहीं है। ऐसे में भी यह प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति जो भागीदारी के कारोबार से अन्यथा कोई कार्य करता है तो फर्म या अन्य भागीदार उसके लिए उत्तरदायी होंगी, या भागीदारों का इस कार्य या कार्यप्रणाली के लिए क्या अधिकार एवं कर्तव्य होगा। इन सब की चर्चा हम लोगों ने पूर्ववर्ती व्याख्यान में की और अब इनके पारस्परिक संबंध में इनके आपसी अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा हम करेंगे। इस प्रकार आज के व्याख्यान का उद्देश्य है कि फर्म में तृतीय पक्ष अर्थात ऐसा व्यक्ति जो फर्म का भागीदार नहीं है उसके प्रति किसी भागीदार का या फर्म के किसी व्यक्ति के क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं। आज इस अध्याय में भागीदारी या फर्म में तृतीय पक्षकारों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले भागीदार की स्थिति की चर्चा करेंगे कि भागीदार की स्थिति किसी भागीदारी फर्म में क्या होती है, उसके अधिकार क्या होते हैं। अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकार जो किसी भागीदार को भागीदारी की संहिता में मिलते हैं। अर्थात कभी कभी भागीदार को ऐसे अधिकार हैं जो संविदा से उद्भूत नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो भागीदारी फर्म में एक भागीदार है तो भागीदार होने के कारण उसको कुछ इम्प्लाइड या विवक्षित अधिकार हैं जिन्हें हम भागीदारों के गर्भित अधिकार के रूप में देखेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि एक भागीदार के जो गर्भित या विवक्षित अधिकार हैं उनका विषय क्षेत्र क्या होता है, अर्थात किन अधिकारों के अंतर्गत या किन सीमाओं के दायरे के अंतर्गत रहते हुए वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कभी कभी भागीदारों के गर्भित या विवक्षित अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये प्रतिबंध संविधि द्वारा लगाए गए, ये प्रतिबंध आपसी संविदा द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। चूँकि भागीदार का जो सृजन होता है और भागीदारी के जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वो संविदा के अंतर्गत बनते हैं, इसलिए संविदा द्वारा ही भागीदार किसी भागीदारी फर्म के भागीदारों के अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है कि कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध संविधि या संविदा के द्वारा ना लगकर
न्यायालय के निर्णयों द्वारा लगे हों या अन्य प्रकार से भी लगे हों। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हम एक भागीदार के द्वारा अपने विवक्षित अधिकार का प्रयोग किए जाने के संबंध में उसके अधिकार, उनके विषय क्षेत्र और उनके प्रतिबंधों की चर्चा करते हुए यह भी देखेंगे कि अगर कभी कोई आपातकालीन परिस्थिति हो जाए जिसमें एक भागीदार को विवेकपूर्वक अधिकार लेना पड़े, कारोबार के संचालन में कारोबार से संबंधित कारोबार के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विषयों के संबंध में या किसी कारोबार में होने वाले लाभ के निर्णय के संदर्भ में अगर कोई आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, तो क्या कोई भागीदारी फर्म का भागीदार आपातकालीन निर्णय ले सकता है? यदि हाँ, तो वह किन प्रकार और किस प्रकार के निर्णयों को लेगा, और यदि लेता है तो क्या ऐसे निर्णय के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा अथवा फर्म उसके लिए उत्तरदायी होगी? इन सभी का अध्ययन हम आज के व्याख्यान में करेंगे। हम भागीदारी की स्थिति की चर्चा करते हैं क्योंकि भागीदारी की स्थिति की चर्चा करने के उपरांत ही हम यह समझ सकते हैं कि एक भागीदार के पास किस परिस्थिति में किस प्रकार के अधिकार और किस प्रकार के कर्तव्य हैं। और एक भागीदार जब अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उस सीमा से बाहर चला जाए या उस सीमा के अंदर रहते हुए कार्य करे जो वह विवक्षित प्राधिकार के भीतर रहते हुए करता है, इन दोनों ही परिस्थितियों में तृतीय पक्षकार के प्रति क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे या कोई तृतीय पक्षकार किस प्रकार उनसे आबद्ध होगा अथवा आबद्ध नहीं होगा, इसके लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले भागीदार की स्थिति, किसी फर्म में भागीदार के गर्भित या विवक्षित अधिकारों को समझें। तो फर्म के संचालन में यदि हम देखें तो भागीदार और सहभागीदार के अलावा कभी कभी अन्य व्यक्ति भी समव्यवहार करते हैं, जिन्हें हम तीसरे पक्ष के रूप में देखते हैं। तीसरे पक्ष का यद्यपि कि कारोबार के संचालन में कोई योगदान नहीं होता है, ना ही वह कारोबार के संचालन में भाग लेते हैं, तो ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि भागीदारों का तृतीय पक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति का जो भागीदार नहीं है फर्म के, उसके प्रति क्या अधिकार एवं कर्तव्य है। फर्म के तीसरे पक्षकार या तृतीय पक्षकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करने के पहले अगर हम इसके परिभाषा खंड में जाएं तो वहाँ में स्पष्ट दिखाई देगा कि तृतीय पक्षकार या पर व्यक्ति या पर पक्षकार किसको कहते हैं। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 2D के अनुसार किसी भागीदार या उसके भागीदारी के संबंध में प्रयोग किए गए तृतीय पक्षकार से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो कि फर्म में भागीदार नहीं है। ऐसे व्यक्ति या तो फर्म के ऋणदाता हो सकते हैं, फर्म के लेनदार हो सकते हैं, फर्म के समान क्रय और फर्म के समान विक्रय करने वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब निश्चित रूप से तृतीय पक्षकार या पर व्यक्ति या तृतीय व्यक्ति से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिनका फर्म से संबंध तो है, लेकिन वह संबंध किसी अन्य रूप में है, ना कि भागीदार या सहभागीदार के रूप में है। प्रायः यह संबंध लेनदार, देनदार, ऋणदाता या फर्म के साथ कारोबार का समव्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। चूँकि वो फर्म के संचालन में भाग नहीं लेते, फर्म के भागीदार नहीं होते, फर्म के साथ सहभागीदारी में कार्य नहीं करते, ऐसे में यह एक प्रश्न है कि जो फर्म के वास्तविक भागीदार या सहभागीदार हैं उनके साथ या फर्म के साथ जब वह कोई समव्यवहार करते हैं तो उनके प्रति किस प्रकार के अधिकार और कर्तव्य उद्भूत होंगे, इसकी चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों में की गई है। भागीदारी की स्थिति की चर्चा करें तो भागीदारी का जो परिभाषा है वो अधिनियम की धारा 4 में स्पष्ट किया गया है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संविदा द्वारा किसी कारोबार के संचालन में या कारोबार करके उससे होने वाले लाभों को आपस में बांटने का करार कहते हैं, तो हम उन्हें भागीदार और उन्हें एक संयुक्त रूप से फर्म के नाम से जानते हैं। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भागीदारी में कोई कारोबार करते हैं और उससे प्राप्त होने वाले लाभ को हिस्सों में बांटते हैं, तो ऐसी स्थिति में भागीदारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अभिकर्ता और स्वामी होता है। वह स्वामी इसलिए होता है क्योंकि वह अपने लिए कार्य करता है और अपने सहभागियों के लिए कार्य करता है, जबकि अभिकर्ता इसलिए होता है क्योंकि अपने लिए कार्य करते समय वह भागीदारों के साथ भी और भागीदारों के लिए कार्य करता है। ऐसे में जब एक भागीदार सहभागीदार के लिए या फर्म के लिए अपने अन्य भागीदारों के साथ या फर्म के कारोबार के संचालन के लिए
कोई कार्य करता है तो किस प्रकार के अधिकारों का उल्लेख या किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग वो कर सकता है। वास्तव में जब वह साझेदारी में जाता है तो साझेदारी में जाने के बाद कारोबार के संचालन के संबंध में चूंकि वह स्वामी और अभिकर्ता दोनों ही हैसियत से कार्य करने लगता है, ऐसे में उसके पास कुछ विवेकपूर्ण दायित्व और अधिकार होंगे। यानी कारोबार के संचालन के संबंध में जब तक कि कोई विशेष रूप से उन पर रोक न लगाई गई हो या संविदा द्वारा उन्हें प्रतिबंधित ना किया गया हो, तो सामान्य कारोबार के संचालन में सभी कारोबार के अनुक्रम में किए जाने वाले सामान्य कार्य को करने का उन्हें अधिकार होता है। आमतौर पर इन्हें ही हम विवक्षित अधिकार या गर्भित अधिकार कहते हैं, क्योंकि ऐसे अधिकार स्पष्ट रूप से कहीं उल्लिखित नहीं है, लेकिन कारोबार के अनुक्रम में, कारोबार के चलाने के क्रम में या सुचारू व्यवस्था की देखरेख में ऐसे अधिकार का होना आवश्यक होता है। तो फर्म के कार्यों के लिए भागीदार उत्तरदायी होते हैं। फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होने का तात्पर्य ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हम फर्म के कार्य कहेंगे, तो फर्म के कार्य के आशय को समझना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में फर्म अपने आप कोई कार्य नहीं करती, ना ही फर्म कोई विशेष स्थिति है। फर्म भागीदारों के द्वारा आपस में बनाई गई और संयुक्त रूप से वह एकत्रित होकर के फर्म कहलाते हैं। ऐसे में जब कोई कार्य किया जाता है फर्म के कार्य के नाम पर, तो वास्तव में वह इन्हीं भागीदारों के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो भागीदारों के कार्य हैं उन्हें ही हम एक तरह से फर्म के कार्य के रूप में समझ सकते हैं। अब ऐसे में यह प्रश्न है कि कौन कौन से कार्य फर्म के कार्य माने जाने चाहिए, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों को हम अधिनियम के धारा 18 और 19 में प्रावधानित विषय से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जब हम 18 और 19 में उपबंधों में देखते हैं तो धारा 18 या स्पष्ट रूप से कहती है कि कारोबार के संचालन में या कारोबार के प्रयोजन के लिए भागीदार फर्म का अभिकर्ता होता है, और साथ ही साथ जब भागीदार फर्म का अभिकर्ता हो जाता है धारा 18 के अनुरूप, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह जो भी कार्य फर्म के कारोबार के लिए संचालन के लिए करेगा वह अभिकर्ता के रूप में करेगा, इसलिए उसके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य को फर्म का कार्य समझा जाना चाहिए। इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन यह है कि भागीदारी फर्म के प्रयोजन के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है, और प्रत्येक भागीदार फर्म का अभिकर्ता और प्रमुख भी होता है। ऐसे में जब भागीदार कोई कार्य करता है तो किन कार्यों के लिए या किन प्रयोजन के लिए उसे अभिकर्ता समझा जाए, इसका उत्तर सिर्फ इतना है कि केवल फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए उसे अभिकर्ता समझा जाना चाहिए। अर्थात फर्म में कोई भागीदार अभिकर्ता होता है या उसके लिए हम जब अभिकर्ता शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अभिकर्ता शब्द का प्रयोग सिर्फ उन्हीं कार्यों के संबंध या संदर्भ में कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध या संदर्भ किसी ऐसे कारोबार से है जो फर्म के द्वारा चलाया जा रहा है। इसको उद्धृत करते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के केस में जेम्स लॉर्ड जस्टिस ने कहा कि जहां तक भागीदारों के बाहरी व्यक्तियों से संबंधों का प्रश्न है, वह फर्म के कारोबार संबंधी प्रत्येक कार्यों के लिए एक दूसरे के असीमित अभिकर्ता होते हैं, चाहे उनके कुछ भी संबंध हो। अर्थात जब भागीदारी फर्म में किसी ऐसे अधिकार एवं कर्तव्य की बात आती है जो किसी अन्य व्यक्ति यानी ऐसे व्यक्तियों के संबंध में है जो भागीदार नहीं है, अर्थात ऐसे अधिकार और कर्तव्य का प्रश्न जहां एक तरफ तो भागीदार है या सहभागीदार है और दूसरी तरफ वह व्यक्ति जो फर्म का हिस्सेदार नहीं है अर्थात बाहरी व्यक्ति, तो इन दोनों के बीच के जब आपसी संबंध की गणना की जाएगी और उसके प्रभाव की चर्चा की जाएगी, तब हम अभिकर्ता को उसके अन्य साथी अभिकर्ताओं के साथ असीमित रूप से अभिकर्ता के रूप में ही देखेंगे। यह बात यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि फर्म के भागीदारों का आपस में किस प्रकार का संदर्भ है, यानी कि इससे यह एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं किसी भागीदार द्वारा फर्म के कारोबार के दौरान किया गया कार्य फर्म का कार्य माना जाता है और इसे भागीदारी का गर्भित या विवक्षित प्राधिकार कहते हैं। यानी कि गर्भित अधिकार या विवक्षित अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भागीदार द्वारा
भागीदारी फर्म में अभिकर्ता होने के नाते व्यापार में या कारोबार के सुचारू ढंग से संचालन के लिए किया जाता है। जो भी अधिकार और कर्तव्य या जो भी निर्णय लिए जाएंगे एक अभिकर्ता के रूप में एक भागीदार द्वारा कार्यक्रम या कारोबार के मामूली क्रम में या उसको संचालन के आवश्यक कार्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी कार्यों के संदर्भ में कहा जाएगा कि ऐसा कार्य या अधिकार उस भागीदार के विवक्षित या गर्भित प्राधिकार है। अब इस गर्भित प्राधिकार या विवक्षित प्राधिकार का क्षेत्र क्या होगा, इनकी सीमाएं क्या होंगी, कहाँ तक इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है जिसके लिए अभिकर्ता को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं। इसका उल्लेख धारा 18 में हम जब प्रास्थिति की बात कर रहे हैं, धारा 18 सिर्फ यह स्पष्ट करती है कि एक अभिकर्ता को अभिकर्ता की भूमिका में अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी अभिकर्ता होने के नाते उसे जो अधिकार या कर्तव्य प्राप्त हैं उनका प्रयोग वह कर सकता है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग कहाँ तक करेगा और किन सीमाओं तक उनके अधिकारों से कोई व्यक्ति आबद्ध होगा, इसके लिए हमें धारा 19 की चर्चा करनी होगी, जो स्पष्ट करती है कि भागीदारी का फर्म के अभिकर्ता के कारण कैसे विवक्षित प्राधिकार प्राप्त है। धारा 19 की उपधारा एक स्पष्ट करती है कि धारा 22 के उपबंधों के अधीन भागीदारी का कोई भी ऐसा कार्य जो फर्म को आबद्ध करता है, फर्म को आबद्ध करने का भागीदार का प्राधिकार इस धारा द्वारा प्रदत्त है, उसका विभाजित और विवक्षित प्राधिकार है। उपरोक्त उपबंध से यह स्पष्ट होता है कि गर्भित प्राधिकार का क्षेत्र कारोबार की दशा, प्रकृति और उसे सामान्य ढंग से संचालन करने के तरीके पर आधारित होता है। यानी धारा 19 की उपधारा 1 स्पष्ट करती है कि यदि धारा 22 के उपबंधों के अधीन बात करें, अर्थात इस पर अगर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध है, तो धारा 22 के उपबंधों को हमें ध्यान में रखना होगा। उन शर्तों का पालन करते हुए यदि कोई भागीदार कोई भी ऐसा कारोबार करता है या उस किस्म का कारोबार करता है जिस कारोबार को उस फर्म को चलाती है, यानी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह कि इन अधिकारों के प्रयोग के संदर्भ में सिर्फ उन कार्यों की चर्चा नहीं की जा रही है जो फर्म के कारोबार हैं, बल्कि यदि उस किस्म का कोई भी कारोबार फर्म के भागीदार चलाया जा रहा है तो फर्म के भागीदार द्वारा चलाए जाने वाले उस किस्म के किसी भी कारोबार के संबंध में फर्म को आबद्ध करने से संबंधी यदि कोई अधिकार है तो भागीदार को जो भी अधिकार प्राप्त होंगे वो विवक्षित प्राधिकार या विवक्षित अधिकार कहे जाएंगे। पोलाक ने इसको और स्पष्ट ढंग से परिभाषित करते हुए कहा कि एक भागीदार द्वारा फर्म के नाम पर किए गए कार्य फर्म को इसलिए बाध्य नहीं हो जाते कि वह सुविधाजनक है या भागीदारी या विशेष क्षण की जरूरत के अनुसार आवश्यक है। अर्थात जो पोलाक स्पष्ट करते हैं कि जब एक भागीदारी फर्म में भागीदार द्वारा कोई कार्य, अधिकार या कर्तव्य किया जाता है तो वह फर्म को आबद्ध करती है, और फर्म को आबद्ध करने के कारणों में सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि ऐसा करना कारोबार या फर्म के लिए सुविधाजनक है, बल्कि सामान्य रूप से किया जाता है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करने की एक सीमा है, एक निश्चितता है और एक दायरा है जिसके अंतर्गत इन अधिकारों का प्रयोग किया जाना है। क्योंकि जब कोई भागीदार अभिकर्ता के रूप में ऐसे कार्यों को करता है तो भागीदार फर्म का वह मात्र सामान्य अभिकर्ता होता है और इससे अधिक उसकी प्रास्थिति कुछ भी नहीं होती। तो एक व्यापार को सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसमें जो भी निर्णय लिए जाने हैं, उसके संबंध में जो कुछ भी कार्य किया जाना है, वह एक अभिकर्ता कहाँ तक ले सकता है या कहाँ तक कर सकता है, यह उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा जो उस कारोबार से संबंधित है। यह उस कारोबार की दशा हो सकती है, कारोबार की परिस्थिति हो सकती है, कारोबार के तरीके हो सकते हैं या उनके संचालन का ढंग हो सकता है। क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द यह सुनिश्चित हो सकता है कि एक व्यक्ति अभिकर्ता के रूप में किस प्रकार के अधिकार का प्रयोग कर सकता है या किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग उसे करना चाहिए। ऐसे में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक अभिकर्ता निश्चित रूप से मुक्त है,
लेकिन ध्यान में रखना है कि अभिकर्ता होने के कारण अभिकर्ता होने के दायरे के भीतर ही यदि उन अधिकार का प्रयोग किया जाएगा तभी इन अधिकारों को हम विवक्षित अधिकार कहेंगे। कभी कभी यह भी प्रश्न उठता है कि जो कार्य भागीदार ने किया, क्या वास्तव में वह फर्म के कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक था? क्योंकि किसी भी प्रकार का कार्य फर्म के लिए यदि कोई भागीदार कर देता है तो सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर यह नहीं माना जा सकता कि यह कार्य भागीदार ने अपने विवक्षित प्राधिकार का प्रयोग करते हुए किया है, जब तक कि यह प्रथम दृष्टया एक सामान्य प्रज्ञावान या विवेकशील व्यक्ति द्वारा यह नहीं समझा जाए कि यह कार्य कारोबार के लिए आवश्यक था या कारोबार से संबंधित था। इसलिए कारोबार के लिए आवश्यक क्या है, इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए हमको कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह देखना पड़ेगा कि उस कारोबार का ढंग क्या था। क्या जिस ढंग की हम चर्चा कर रहे हैं उसी ढंग से कारोबार को चलाना आवश्यक था, या वो सामान्य रीतियां क्या हो सकती थीं जिससे कारोबार के संचालन में आवश्यकता हो। क्योंकि एक प्रकार के कारोबार की आवश्यकताएं दूसरे प्रकार की कारोबार की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। इसलिए कोई निश्चित परिभाषा, निश्चित दिशा निर्देश या निश्चित कारक ये नहीं बता सकते कि कौन से कार्य या कौन से तरीके किसी भागीदारी फर्म के कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक हो। इसलिए सिर्फ परीक्षण इतना है कि हम उस कारोबार विशेष की चर्चा करेंगे या उस कारोबार विशेष पर अपने आप को ध्यान केंद्रित करेंगे कि क्या उस कारोबार को चलाने के लिए जो परिस्थितियां, जो कार्य निर्धारण का ढंग, जो तरीके हैं या जो व्यापारिक प्रथाएं और तरीके हैं जिनके द्वारा ऐसा कार्य किया जाना, या उसके दायरे में आते हैं कि नहीं। क्योंकि हमने देखा कि एक जो कार्य होता है किसी कारोबार से संबंध में, जरूरी नहीं है कि वही कार्य प्रणाली दूसरे कारोबार के संबंध में हो। इसलिए कारोबार की दशा, प्रकृति, व्यापारियों के तरीके तथा उनकी रीतियां एवं प्रथाओं को समझने के पश्चात ही यह तय किया जा सकता है कि किया गया कार्य जिस ढंग से किया गया है उस ढंग से ही किया जाना चाहिए था या नहीं, या जिस तरीके से उस किस्म के कारोबार में सामान्यतः किया जाता हो। जैसे अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है या व्यापारिक फर्म है और उसके किसी भागीदार द्वारा फर्म के कार्य के लिए कोई ऐसा कारोबार के लिए भाग लेना या कारोबार करने के लिए साधारणतः किया जाता होगा, लेकिन किसी व्यावसायिक फर्म के लिए अगर कार्य करना है और किसी वृत्तिक फर्म के लिए कार्य करना है, तब वहाँ पर ऋण लेना एक असाधारण कार्य है। अर्थात यह एक भागीदार अभिकर्ता के रूप में कार्य करते समय ऋण कब ले रहा है और ऋण लेना क्या उस कारोबार के लिए उचित है, ये हम तय नहीं कर सकते। लेकिन हम यह जरूर कर सकते हैं कि हम जिस कारोबार की बात कर रहे हैं उसमें समुचित तरीका क्या हो सकता है। इसलिए उस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब हम किसी ऐसे व्यापार की बात कर रहे हैं जो एक ट्रेडिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म का होना कि उसकी क्षण प्रतिक्षण प्रत्येक पल उसे आवश्यकता है धन की और उस धन के हिसाब से वह ट्रेडिंग का कार्य करेगा। ऐसे में धन की आवश्यकता होने पर उसके द्वारा धन लेने का निर्णय, धन हटाने का निर्णय एक सामान्य कारोबार का अनुक्रम कहलाएगा। लेकिन यदि वही एक ऐसे भागीदारी फर्म का अभिकर्ता हो या भागीदार हो और अभिकर्ता के रूप में कोई विवक्षित अधिकार का प्रयोग करे जो एक सामान्य फर्म या वृत्तिक फर्म है, तो उसमें यदि निर्णय लेना है कि कोई ऋण लिया जाए अथवा नहीं, तो यह सामान्य और छोटा निर्णय नहीं होगा। इसलिए ऐसे निर्णय लेने पे हम देखेंगे कि क्या उसे स्पष्ट अधिकार था अथवा नहीं, क्योंकि विवक्षित अधिकार हो यह कहना मुश्किल होता है। हिगिंस बनाम ब्यूकैम्प के वाद में आ और बा एक सिनेमा थिएटर में आपस में भागीदार थे। वो आपस में कारोबार भी करते थे। इसमें बा एक प्रबंधक भागीदार था, लेकिन आ भागीदार होने के बाद भी सक्रिय रूप से कारोबार का संचालन नहीं देखता था और कारोबार के सामान्य प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेता था। अनुबंध के आधार पर यह निश्चित था कि कोई भी भागीदार दूसरे भागीदार की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं लेगा। लेकिन भा जो कार्यशील या सक्रिय भागीदार था, उसने फर्म के संचालन के लिए सिनेमा थिएटर के कार्य के लिए ऋण लिया
और ऐसा ऋण उसके द्वारा पहली बार नहीं लिया गया था। उसके पहले भी तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि उसने ऋण लिया था और कारोबार के संचालन की बात करते हुए ऋण लिया था, लेकिन इस बार उसने जो ऋण लिया उस पैसे का उसने व्यक्तिगत उपयोग कर लिया। और उसके बाद जब फर्म पर ऋण के भुगतान के लिए मुकदमा लाया गया तो न्यायालय के सामने प्रश्न था कि क्या जो सक्रिय भागीदार नहीं है वह इसके लिए उत्तरदायी होगा अथवा नहीं। अर्थात यह तय कैसे होगा? यह तय इस बात से होगा कि जिसके द्वारा ऐसा ऋण लिया गया है, क्या ऐसा ऋण लिया जाना कारोबार के संचालन के प्रायिक अनुक्रम में है कि नहीं। कि यदि प्रायिक अनुक्रम में या विवक्षित प्राधिकार के प्रयोग करते हुए उसने ऋण लिया होता तो फर्म को इसके लिए आबद्ध या उत्तरदायी ठहराया जा सकता। अर्थात के साथ भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ निर्धारित हुआ कि फर्म तथा दूसरा भागीदार इसके लिए उत्तरदायी नहीं थे, क्योंकि ऋण लेने का प्राधिकार का नहीं था। बिना की सहमति के को ऋण नहीं लेना था। अर्थात यह ऐसे अधिकार का प्रयोग किया गया के द्वारा एक अभिकर्ता के रूप में, जो अभिकर्ता के रूप में उसे गर्भित या स्थित अधिकार के रूप में नहीं प्राप्त थे। तो जब विवक्षित या गर्भित अधिकार के रूप में नहीं प्राप्त होंगे तब उसका प्रयोग करके यदि कोई निर्णय या कोई अधिकार का प्रयोग करेगा तो अन्य भागीदार और फर्म उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ऋण लेने का जो प्राधिकार है वह व्यापार की प्रकृति से प्रतीत होता था, न कि पेशेवर या व्यापारिक कारोबार। इसलिए ऐसे निर्णयों में, ऐसे कार्यों में कर्ज लेना आवश्यक नहीं होता है। और व्यापारिक फर्म, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई व्यापारिक फर्म होती और कोई साधारण फर्म होती, तो व्यापारिक फर्म क्या है? व्यापारिक फर्म का आशय मात्र ऐसे फर्म से है जो ऐसा नहीं करती, यानी कि जो अपने कारोबार के दौरान क्रय और विक्रय दोनों कर सकती हैं, वह व्यापारिक फर्म है। और सामान्य रूप से जो क्रय और विक्रय दोनों के कार्य नहीं कर सकती, उन्हें अव्यापारिक फर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे कि नीलामी के लिए अगर विक्रय करने के लिए कोई फर्म बनी और किसी फर्म का कार्य कि नीलामी के लिए विक्रय करना, अर्थात इस फर्म के कारोबार का प्रमुख तत्व है कि नीलामी के द्वारा यह विक्रय करे, यानी कि उससे फर्म के संपत्तियों को क्रय करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे किसी फर्म को हम यह नहीं कह सकते कि यह व्यापारिक फर्म होगी, क्योंकि व्यापारिक फर्म के लिए क्रय और विक्रय दोनों के समव्यवहार करना आवश्यक होता है। इसलिए जो फर्म केवल माल का विक्रय करती है वह व्यापारिक फर्म ना हो करके अव्यापारिक फर्म होंगी। ऐसा कौटिल्य बनाम सिमर्थस के बाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया। जो कर्ज भागीदार ने अपने प्राधिकार से बाहर होकर के प्राप्त कर लिया हो, किंतु उसे फर्म के कार्यों के लिए प्रयोग हुआ हो, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में अब आवश्यकता इस बात को समझने की है कि एक व्यक्ति जो भागीदारी फर्म का अभिकर्ता है वह किस प्रकार के अधिकारों को प्रयोग करेगा। उसका उत्तर हमने देखा कि ऐसे सभी अधिकार का प्रयोग कर सकता है जो सामान्य रूप से कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक हैं, यानी कि जो गर्भित या विवक्षित प्राधिकार हैं। यदि ऐसे अधिकारों से परे जाकर के कोई निर्णय लेकर के अधिकार का प्रयोग करते हैं, तब उसके लिए अगर कुछ हानि होती है किसी पर व्यक्ति को, तो उस पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन फर्म या अन्य सहभागीदार उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे यदि यह तय हो जाता है कि ऐसा निर्णय लेना फर्म के लिए आवश्यक नहीं था। परंतु सीधे सपाट परिस्थितियों के अलावा एक तीसरी परिस्थिति भी हमारे सामने है। इस परिस्थिति में आप ऐसे समझें कि यदि एक व्यक्ति ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर के कोई ऋण ले लिया, यानी कि ऋण लेने के बाद अगर इसका प्रयोग करता तो फर्म को उत्तरदायी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह भागीदार अभिकर्ता के रूप में अपनी परिधि से बाहर जाता है। लेकिन परिधि से बाहर जाने कर जो ऋण लिया गया, उस ऋण का प्रयोग फर्म के लाभ के लिए किया गया, या फर्म के मामूली कारोबार का जो अनुक्रम है या कारोबार का संचालन है उसमें कर लिया गया, तब यदि कोई दायिता निर्धारित होती है तो फर्म उत्तरदायी होगा। गोवर्धन बनाम रघुवीर दास के बाद में न्यायालय ने कहा कि मात्र इसलिए कि एक व्यक्ति ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर के ऋण ले लिया,
उसे संपूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि उसने उस ऋण का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से ना करके कारोबार के लाभ के लिए, कारोबार की क्षतिपूर्ति से बचाने के लिए, या कारोबार या फर्म के कारोबार के सामान्य संचालन में प्रयोग किया है। यानी गर्भित प्राधिकार के प्रयोग में किया गया जो कार्य है वो फर्म के कार्य के रूप में किया जाना चाहिए, अथवा किसी अन्य ऐसे कार्य में जिससे फर्म का आबद्ध होना या आबद्ध करने का एक विवक्षित आशय हो। और ऐसा नहीं होने पर कभी भी फर्म किसी ऐसे कार्य के लिए आबद्ध नहीं होगी, और इसके लिए जो भी उत्तरदायिता होगी वह उस भागीदार की होगी जिसने ऐसा निर्णय या ऐसा कार्य अपनी सीमा से बाहर जाकर के किया है। इस प्रकार किसी भी फर्म में जब फर्म के विरुद्ध कोई मुकदमा लाया जाएगा तो भागीदार को फर्म के विरुद्ध चलाए गए मुकदमे के लिए यह तय करना होगा कि क्या यह गर्भित अधिकार की श्रेणी में आता है कि नहीं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि फर्म को अपने बचाव के लिए वकील की नियुक्ति करनी होती है, क्योंकि किसी पर व्यक्ति द्वारा उस पर, फर्म पर या भागीदारी फर्म पर मुकदमे किए जाते हैं। ऐसे में यदि एक भागीदार ने फर्म के बचाव के लिए किसी वकील की नियुक्ति की तो हम इसे गर्भित अधिकार या विवक्षित अधिकार की श्रेणी में रखेंगे, और वकील की फीस तथा मुकदमों को खर्चों के लिए सभी भागीदार एक साथ उत्तरदायी होंगे। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं एक मामले में कहा कि फर्म के भागीदार द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर बनाई गई उपभागीदारी भी वैध हो सकती है, बशर्ते कि ऐसी उपभागीदारी बनाए जाने का उद्देश्य भागीदारी को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। यानी अपने भागीदारी फर्म में भागीदारों द्वारा भागीदारी के फायदे के लिए या उसके वित्तीय फायदे के लिए अगर किसी अभिकर्ता यानी भागीदार द्वारा उपभागीदारी बनाई गई तो ऐसी उपभागीदारी भी एक सक्रिय और वैध उपभागीदारी मानी जाएगी। विवक्षित प्राधिकारों को समझने के लिए हम लोग ने देखा कि कोई स्पष्ट निर्णय या स्पष्ट प्रावधान नहीं है, मात्र सिर्फ एक दिशा निर्देश है कि ऐसे अधिकार जो अभिकर्ता होने के नाते उस भागीदारी फर्म के कारोबार के संचालन में किया जाए, उन सबको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम उदाहरण के फलस्वरूप समझना चाहें तो कुछ ऐसे कार्य जैसे फर्म के भागीदार द्वारा फर्म की संपत्ति को फर्म के फायदे के लिए गिरवी रखना, यानी फर्म के या विक्रय के नाम पर माल क्रय करना, यानी फर्म के लिए माल क्रय करने के लिए, फर्म के लिए ऋण लेने के लिए, फर्म के लिए ऋणों का भुगतान करने के लिए व्यापारी या पेशेवरों या जो पेशेवार हैं उनसे माल खरीदना, माल किराए पर लेना, कारोबार के संचालन में व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेना, ये सभी कार्य एक प्रकार से फर्म के कारोबार के प्रयोग में होते हैं। इसलिए इस प्रकार के कार्य करने के निर्णय में यदि भागीदार होंगे तो वो अपने विवक्षित प्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भागीदार कारोबार की आवश्यकता के अनुसार अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकते हैं और सेवकों की भी नियुक्ति कर सकते हैं, और कभी कभी यदि आवश्यक होता है तो अन्य व्यक्तियों की सहायता या सेवा के लिए फर्म के भागीदारी के लाभ के लिए रखना पड़े तो ऐसी नियुक्ति करने भी भागीदार का अभिकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाने वाला विवक्षित अधिकार होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म को ऋण की आवश्यकता होती है और भागीदारी फर्म ऋण के भुगतान ले सकता है जिससे ऋण की मुक्ति मिल जाए, तो चाहे भुगतान देने वाले भागीदार ऐसा धन फर्म को ना देकर स्वयं के कार्यों में उपयोग कर ले। कोई भी भागीदार फर्म के नाम से वाद दायर कर सकता है, और यदि फर्म के विरुद्ध कोई वाद किया गया है तो उसकी रक्षा के लिए यदि कोई निर्णय या कोई कार्य किया जाता है तो यह भी विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार फर्म के प्रत्येक भागीदार को उन सभी अनुबंध जो फर्म के कारोबार की साधारण रीत से चलाने के लिए आवश्यक हैं करने का विवक्षित अधिकार होता है, और अनुबंधों में आवश्यकता अनुसार वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्म एक ऐसी संबंध है जिसमें भागीदार आपस में संविदात्मक संबंध में आते हैं। तो संविदात्मक संबंध के दायरे में रखते हुए आपस में वो संविदा द्वारा यह अनुबंध कर सकते हैं कि किसे किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन
धारा 19 में हम लोगों ने देखा कि इस पर जो अधिकार विवक्षित अधिकार के रूप में है वो एक निश्चित दायरे तक है और निश्चित दायरे में हम कारोबार की सीमा, कारोबार की परिस्थिति, कारोबार के संचालन के ढंग की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या कारोबार के अनुक्रम में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य जो अभिकर्ता के रूप में किए जाते हैं वह एब्सोल्यूट या निर्बाध है या उन पर कोई प्रतिबंध भी है? तो धारा 19 की उपधारा 2 तथा अधिनियम की धारा 20 विवक्षित प्राधिकार के संबंध में दो मूलभूत प्रतिबंध लगाती है। एक प्रतिबंध तो स्वयं जो संविदात्मक संबंध के दायरे में रख के भागीदार एक दूसरे पर लगाते हैं, क्योंकि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि भागीदारी का संबंध एक संविदात्मक संबंध होता है। तो संविदा के द्वारा भागीदारी अपने भागीदारों के बीच अधिकार एवं कर्तव्यों को दायरा निश्चित कर सकते हैं। ऐसे में यदि आधिकारिक संविदा के द्वारा भागीदारों ने एक अन्य भागीदार या भागीदारों में से ही किसी भागीदार के अधिकारों पर कुछ निर्बंधन लगाए हैं तो ऐसा निर्बंधन संविदात्मक संबंध में लगाया जा सकता है। और दूसरा विधिक प्रतिबंध जो धारा 19 की उपधारा 2 में है, यानी धारा 19 की उपधारा 1 उस पूरे दायरे को बताती है जहां विवक्षित अधिकार का प्रयोग किया जाता है और धारा 19 की उपधारा 2 उस पर कुछ प्रतिबंध की बात करती है। इसलिए धारा 19 की उपधारा 2 के प्रतिबंध को हम विधिक प्रतिबंध के रूप में समझेंगे। और इसके अलावा जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदात्मक संबंध में भागीदारों ने कारोबार के अनुक्रम में आपस में कोई संविदा करके प्राधिकारों पर या अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा लिया हो तो हम उन्हें अनुबंध द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के रूप में समझेंगे। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है जब न्यायिक निर्णयों के प्रभाव से किसी प्राधिकारी या किसी जो भागीदार है उसके कार्यप्रणाली पर या उसके निर्णय लेने के अधिकार पर कोई प्रतिबंध, तो हम उसे न्यायिक निर्णयों के आधार पर प्रतिबंध की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रकार भागीदारी अधिनियम की धारा 19(2) ऐसे कार्यों का उल्लेख करती है जिसे करना भागीदारों के विवक्षित अधिकार के बाहर होता है और धारा 19(2) के अनुसार व्यापार में किसी प्रथागत रूढ़ी या के अभाव में या किसी प्रथागत रीत के अभाव में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना भागीदारी के बाहर होता है, जिनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें एक वाद को समझना होगा। सागर मल गुलाब चंद्र जैन बनाम गुजरात वीड़ी के बाद में फर्म की अचल संपत्ति के विक्रय से संबंधित विवाद था, जहां दो भागीदारों ने करार किया और यद्यपि ऐसा करार करने का उन्हें कोई अभिव्यक्त रूप से प्राधिकार प्राप्त नहीं था तथा अन्य भागीदारों द्वारा भागीदार के द्वारा इस प्रकार के विक्रय का समर्थन भी नहीं किया गया। ऐसे में जब बिना अन्य भागीदार के समर्थन के एक भागीदार द्वारा फर्म की संपत्ति को विक्रय करने का निर्णय लिया गया जो उसके प्राधिकार क्षेत्र के बाहर था, तो इस करार को बंधनकारी नहीं माना गया और फर्म की अचल संपत्ति को अंतरित करना विवक्षित प्राधिकार सिर्फ उसी स्थिति में माना जा सकता था जब या तो कोई ऐसी रूढ़िगत प्रथा या प्रचलन में हो जहां एक भागीदार बिना अन्य की सहमति से ऐसा कर सकता हो। परंतु इस परिस्थिति में ऐसी रूढ़ी नहीं होने के कारण तथा अन्य भागीदारों का समर्थन नहीं होने के कारण उसके विक्रय के निर्णय से फर्म उत्तरदायी नहीं माने गए। अब धारा 19(2) की सीमाओं को हम देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो विवक्षित प्राधिकार की श्रेणी से बाहर होते हैं। उन्हें 19(2) के खंड का से लेकर के जा तक में शामिल किया गया है। सबसे पहले फर्म के कारोबार से संबंधित विवाद को माध्यस्थम के लिए निवेदित करना या फर्म की ओर से स्वयं के नाम से बैंक में अपने खाते खोलना, ये सब ऐसे कार्य हैं जो निषेध है और सामान्य प्राधिकार की श्रेणी से बाहर है। कभी कभी जब फर्म के द्वारा किसी दावे या फर्म के किसी दावे के संबंध में कोई निर्णय हो जहां उसे त्यागना हो या समझौता करना हो तो यह भी प्राधिकार से बाहर होता है। इसी प्रकार फर्म की ओर से दाखिल किए गए किसी वाद को प्रत्याहरण करने की बात हो, फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही में किसी दायित्व के ग्रहण की बात हो, फर्म की ओर से किसी स्थावर या अचल संपत्ति को स्वीकार करना या फर्म की ओर से किसी संपत्ति को अंतरित करने के संबंध में या फर्म की ओर से भागीदारी के सम्मिलन में, ये सब ऐसे निर्णय या ऐसे अधिकार हैं जिनके प्रयोग पर धारा 19(2) के अनुसार
निर्बंधन लगा हुआ है कि एक सामान्य भागीदार भागीदारी के अंतर्गत कारोबार के संचालन में अपने विवक्षित या गर्भित प्राधिकार का प्रयोग करने के दौरान इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। फर्म के कारोबार से संबंधित विवाद को मध्यस्थम के लिए निवेदित करने का कार्य ऐसा कार्य नहीं है जो एक विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त हो। अर्थात फर्म से संबंधित किसी विवाद को मध्यस्थम के लिए यदि निवेदित करना है तो कोई पक्षकार अभिकर्ता के रूप में अगर कोई भागीदार ऐसा करना चाहे तो अपने विवक्षित प्राधिकार का प्रयोग करके यह नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उपबंध इस तथ्य पर आधारित है कि यह कार्य कारोबार के अनुक्रम में किया जाने वाला कोई साधारण कार्य या उसका भाग नहीं है। इसलिए जब कोई भागीदार माध्यस्थम को किसी वाद को अंतरित या रिफ्रेश करने का कार्य करता है तो यह समझा जाएगा कि उससे जो भी कर्तव्य उद्भूत होगा उससे फर्म बाध्यकारी ना होकर के वह व्यक्ति बाध्यकारी होगा। यानी यदि एक भागीदार ने कारोबार के संबंध में माध्यस्थम को कोई विवाद भेज दिया और उसके उपरांत कोई निर्णय आता है तो उस निर्णय से वह स्वयं बाध्यकारी होगा और वह स्वयं उत्तरदायी होगा। फर्म उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी, ना कि अन्य साथ में अन्य भागीदार भी उस पर बंधनकारी प्रभाव उन पर नहीं होगा। इस प्रकार मध्यस्थम द्वारा दिया गया निर्णय अन्य भागीदारों पर तभी बंधनकारी होगा जब या तो सभी ने उसका अनुसमर्थन कर लिया हो या सभी के समर्थन से ऐसा वाद निवेदित किया गया हो। यानी किसी भी भागीदार को विवाद माध्यस्थम के रूप में सौंपने के लिए मौखिक रूप से अधिकृत किया जा सकता है, और जहां ऐसा अधिकृत करने के बाद किया गया वह निश्चित रूप से अन्य भागीदार उस पर बाध्यकारी प्रभाव रखेंगे। लेकिन जहां एक भागीदार को फर्म के किसी विवाद को अधिकृत कर दिया गया हो वहां आवश्यक ये भी नहीं है कि इस पर सभी ने हस्ताक्षर किए हों, अर्थात मौखिक रूप से भी सभी भागीदारों ने सहमति दे दी है और उसके बाद ऐसा निवेदन किया गया है तो उसके होने वाले उससे निर्णयों के लिए सभी लोग उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार बैंक में फर्म की ओर से जब खाता खोलना होता है तो क्या कोई विवक्षित प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपने नाम से खाता खोल सकता है? फर्म के किसी भी भागीदार को भागीदार की फर्म में या बैंक में अपने नाम से खाता खोलने का कोई विवक्षित प्राधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु यदि फर्म के द्वारा कारोबार के संबंध में ऐसा करना आवश्यक है और पहले से कोई व्यापारिक प्रथा या रूढ़ी है जहां कोई भागीदार सामान्य व्यापारिक अनुक्रम में फर्म के लाभ या फर्म के कारोबार के संचालन के लिए अपने नाम से भी बैंक में खाता खोल सकता है, तो उन प्रचलित रूढ़ियों के अनुपालन में ऐसा करने पर उसे ऐसा प्राधिकार प्राप्त हो सकता है, अन्यथा सामान्य रूप से ऐसा प्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार फर्म के किसी दावे के संबंध में समझौता करना हो या उसके कुछ भाग को त्यागना हो, इस संबंध में भागीदारों को विवक्षित प्राधिकार प्राप्त नहीं है और उसे किसी भी प्रकार का ऐसा विवक्षित प्राधिकार नहीं प्राप्त है कि या उसके साथ समझौता कर ले या उसे छोड़ दे या उसे त्याग दे या कम कर दे। यदि अन्य भागीदारों ने उसे ऐसा करने के लिए अनुसमर्थन दिया है और उसे अंगीकार भी किया है तो उसके लिए ऐसा उत्तरदायित्व सबकी ओर से स्वीकारा जाना चाहिए। विशंभर बनाम गंगा सहाय के बाद में न्यायालय ने कहा कि जहां अन्य भागीदारों ने ऐसा करने के लिए यानी किसी विवक्षित प्राधिकार के प्रयोग में फर्म के संबंध में किसी दावे को त्यागना या छोड़ने के संबंध में यदि सभी भागीदारों ने अनुसमर्थन कर दिया है और उसे अधिकृत किया है कि वह ऐसा कार्य कर सकता है तो इस कार्य के लिए भागीदार उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार जब फर्म की ओर से कोई वाद दाखिल किया गया हो और उस पर कार्रवाई की जानी हो, ऐसे में क्या कोई अभिकर्ता यानी जो फर्म का एक भागीदार अभिकर्ता के रूप में उस वाद को वापस विड्रा या प्रत्याहरण कर सकता है? धारा 19 की उपधारा 2 स्पष्ट रूप से ऐसे प्रत्याहरण को विवक्षित प्राधिकार के दायरे से बाहर रखती है और स्पष्ट करती है कि किसी भागीदार को फर्म की ओर से किसी वाद या कार्रवाई को वापस लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, यदि ऐसा निर्बंधन उस भागीदार पर स्पष्ट रूप से ना लगा करके सभी के समर्थन से किया जाए तब शायद सब ऐसा कार्रवाई या ऐसा प्राधिकार का प्रयोग
किया जा सकता है, लेकिन किसी निर्बंधन का आशय भागीदारी की उस शक्ति पर नहीं पड़ेगा कि वह दाखिलवाद के लिए बचाव कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि दो परिस्थितियां हैं, यदि फर्म की ओर से कोई वाद दाखिल किया गया है तो उस वाद दाखिल करने के लिए जो खर्चे हैं, जो वकील की फीस है, उस वाद को लड़ना, उस वाद को आगे बढ़ाना, उस संबंध में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो सामान्य प्राधिकार होगा, लेकिन उस वाद को वापस लेना होगा तो वह सामान्य प्राधिकार में नहीं होगा। इसी प्रकार यदि फर्म के विरुद्ध कोई वाद किया गया है तो यहाँ भी उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए वकील नियुक्त करना, उसके लिए खर्चे, पैरवी, मुकदमा, पैसा, सभी प्रकार के कार्य और संबंधित निर्णय उसके प्राधिकार के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखने योग्य सिर्फ इतना है कि धारा 19 की उपधारा 2 सिर्फ यह प्रतिबंधित करती है कि दाखिल किए गए वाद का विड्रावल या प्रत्याहरण सामान्य विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार फर्म के विरुद्ध किसी वाद में दायित्व स्वीकारना, ऐसा भी किसी भागीदार द्वारा विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए। यानी किसी भी भागीदार को विवक्षित प्राधिकार प्राप्त नहीं है कि वह फर्म के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में दायित्व को स्वीकारे। दायित्व स्वीकार करने के लिए वह विवक्षित अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार फर्म के निमित्त यदि कोई अचल या स्थावर संपत्ति प्राप्त करनी है तो क्या ऐसी संपत्तियों के संदर्भ में कोई भागीदार विवक्षित अधिकार का प्रयोग करके निर्णय ले सकता है? धारा 19 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यापारिक प्रथा या रूढ़ि नहीं है तब किसी भागीदार की ओर, किसी फर्म की ओर अचल संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि कोई प्रथागत रूढ़ी है या व्यापारिक गतिविधियों में प्रायः ऐसा होता आया है जहां फर्म के निमित्त किसी स्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है, तो उन रूढ़ियों के संदर्भ में, उन व्यापारिक प्रथाओं के संदर्भ में ऐसा निर्णय विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत हम रख सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यदि ऐसी कोई प्रथागत नियम या रूढ़ी नहीं है तब ऐसे किसी भी निर्णय में जहां स्थावर संपत्ति को प्राप्त करना है या सामान्य या विवक्षित प्राधिकार का प्रयोग करते हुए नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार फर्म की स्थावर संपत्तियों को जो अंतरित करने है या हस्तांतरित करने का जो अधिकार है, यह भी विवक्षित या गर्भित अधिकार की श्रेणी से बाहर है। हमें यहाँ बार बार ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे अधिकारों के प्रयोग में किसी व्यापारिक रूढ़ी या व्यापारिक प्रथाओं की अनदेखी नहीं कर सकते। यानी कि यदि व्यापारिक प्रथाएं या रूढ़ी हैं तो वह उसके ऊपर अधिभावी होंगी। यानी 19(2) के लगाए गए प्रतिबंध किसी व्यापारिक रूढ़ी और प्रथाओं के सामान्य नियम के भीतर ही कार्य करेंगे। यानी अगर हम थोड़ी देर के लिए यह भूल जाएं कि इस प्रकार की कोई व्यापारिक गतिविधि या रूढ़ी है, अर्थात अगर ऐसी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होती हैं तो कोई भी फर्म का अभिकर्ता अपने विवक्षित अधिकार का प्रयोग करते हुए फर्म की स्थावर संपत्तियों का अंतरण नहीं कर सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि भारत में एक सामान्य प्रथा है कि व्यापारिक फर्म को चलाने के लिए, उसमें कारोबार के सुचारू ढंग से संचालन के लिए एक फर्म का भागीदार फर्म की संपत्ति को गिरवी रख सकता है। अर्थात भारत में चूंकि ऐसी प्रथाएं हैं, इसलिए सामान्य रूप से फर्म के कार्यों के लिए या कारोबार के संचालन के लिए फर्म की संपत्ति को, ऋण को प्राप्त करने के लिए जब गिरवी रखा जाता है तो यह सामान्य प्राधिकार की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार फर्म के लिए किसी अन्य व्यक्ति से भागीदारी स्थापित करने का निर्णय, फर्म के लिए कोई भी फर्म, कोई भी भागीदार या फर्म का एक भागीदार अन्य व्यक्तियों के साथ भागीदारी नहीं कर सकता है। किंतु किसी एक समव्यवहार में फर्म को किसी अन्य व्यक्ति के साथ लाभ लेने के लिए भागीदार नहीं माना जा सकता। मतलब सामान्य रूप से यदि फर्म के नाम पर या फर्म से किसी भागीदारी स्थापित करने की जब बात आएगी तो किसी फर्म के भागीदार अन्य व्यक्तियों से भागीदारी स्पष्ट रूप से नहीं स्वीकार कर सकते या भागीदारी में नहीं जा सकते। लेकिन कभी कभी एक सिंगल समव्यवहार या ट्रांजैक्शन में ऐसी आवश्यकता होती है कि लाभ को प्राप्त करने के लिए, फर्म के लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्हें भागीदारी स्थापित करनी होती है। जैसे अभी हम लोगों ने एक वाद में देखा था कि इस प्रकार
माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपभागीदारी को वैध माना था या उच्च भागीदारी के निर्णय को वैध माना था, उसी प्रकार ऐसे किसी समव्यवहार के लिए लाभ के लिए यदि किया जाए तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से धारा 19(2) प्रतिबंध लगाती है कि फर्म के लिए फर्म का कोई भी भागीदार अन्य व्यक्तियों के साथ भागीदारी नहीं कर सकता है। अब दूसरा प्रतिबंध जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वह है धारा 20 के अंतर्गत अनुबंध द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। धारा 20 प्रावधानित करती है कि भागीदार अपने अनुबंध द्वारा भागीदारों के प्राधिकार क्षेत्र को कम या अधिक कर सकते हैं। यानी कि चूंकि भागीदारी का संबंध संविदा का संबंध होता है, तो संविदा के संबंध में आपस में संविदात्मक तरीके से वह निश्चित कर सकते हैं कि किसी फर्म के भागीदार द्वारा अभिकर्ता के रूप में अन्य फर्म के कारोबार के संचालन के रूप में जब कोई कार्य करना है या कोई निर्णय लिया जाना है तो किन सामान्य कार्यों को कर सकता है। कभी कभी इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि सामान्य कार्य से कम कार्य कर ले। कभी कभी उनको ऐसा भी दिशा निर्देश होता है कि सामान्य अभिकर्ता जो कार्य करता है उससे भी ज़्यादा कार्य करने को आपको अनुसमर्थन प्राप्त है। यानी इस प्रकार भागीदार आपस में संविदा करके भागीदारी में गर्भित अधिकार को घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ निर्बंधन की चर्चा कर रहे हैं तो हम उस परिस्थितियों को समझेंगे जबकि भागीदारी फर्म के भागीदार आपस में संविदा के द्वारा भागीदारी के गर्भित अधिकार पर निर्बंधन लगाते हैं। तो धारा 20 स्पष्ट करती है कि भागीदार के विवक्षित प्राधिकार का विस्तारण और निर्बंधन भागीदारों के बीच आपसी संविदा द्वारा या भागीदारों के विवक्षित अधिकारों में फर्म की ओर से किया गया कोई भी व्यक्ति या कार्य उस जो विवक्षित प्राधिकार में आता हो फर्म को आबद्ध करता हो कि वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है उसको निर्बंधन को जानता हो या ज्ञान या विश्वास रखता हो कि भागीदार नहीं है। फर्म की ओर से भागीदार द्वारा किया गया कार्य ऐसे प्रतिबंध के बावजूद भी उसके विवक्षित क्षेत्र में है, फर्म पर बंधनकारी है और तृतीय व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार धारा 20 के अनुबंध को यदि हम समझें तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हो रही। पहला कि फर्म के भागीदार चाहे तो आपस में संविदा करके या अनुबंध करके फर्म के भागीदार पर जो अधिकार है उस पर निर्बंधन लगा सकते हैं। अब फर्ज कीजिए कि भागीदारी के फर्म के कारोबार के लिए किसी अभिकर्ता यानी किसी भागीदार पर जो अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है उसके ऊपर किसी प्रकार का निर्बंधन लगा दिया गया है। और ऐसे में जब निर्बंधन लगा दिया गया है तो सामान्य रूप से उसे निर्बंधन के दायरे के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए, उस प्राधिकार के बाहर नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे में वह कोई ऐसा कार्य करता है जो निर्बंधन के दायरे के बाहर है परंतु कार्य सामान्य अनुक्रम या सामान्य गर्भित या विवक्षित प्राधिकार के भीतर है, तो उसकी क्या परिस्थिति या स्थिति होगी। ऐसे में निश्चित रूप से चूंकि संविदात्मक प्रतिबंध लगा है तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए अन्य भागीदार और फर्म उत्तरदायी नहीं होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है कि यदि इस परिस्थिति में वह किसी पर व्यक्ति के साथ कोई समव्यवहार करता है और समव्यवहार किए जाते समय उस तृतीय व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि इस व्यक्ति पर इस प्रकार का कोई संविदा द्वारा निर्बंधन है, तब ऐसे में वह इसका फायदा नहीं ले सकता और वह कार्य बंधनकारी होगा। यानी भागीदारी के विवक्षित अधिकार को प्रतिबंधित कार्य करने वाली जो संविदा है वह स्पष्ट होनी चाहिए। यदि तृतीय पक्ष को ऐसे संविदा की जानकारी है तब वह संविदा उस पर बाध्यकारी होगी और तृतीय पक्ष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अर्थात यदि तृतीय पक्ष को ऐसी संविदा की जानकारी नहीं है तो वह उत्तरदायी होगा। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि कार्य भागीदार के विवक्षित प्राधिकार के क्षेत्र में है तो फर्म बाध्य होगी जब तक कि दो बातें साबित ना हो जाए। पहला कि भागीदार की ओर से संविदा करने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी है कि भागीदार के विवक्षित या गर्भित अधिकार प्रति प्रतिबंध लगा है, और दूसरा संविदा करने वाले व्यक्ति को यह जानकारी नहीं थी या उसे ऐसा विश्वास था कि वह किसी भागीदार से संविदा कर रहा है। मर्केंटाइल क्रेडिट लिमिटेड बनाम
गैरेज के बाद में फर्म का एक व्यापारी गैरेज को किराए पर देने तथा कारों की मरम्मत करने का कार्य करता था। भागीदार करार द्वारा भागीदारों के फर्म के नाम पर कार बेचने तथा खरीदने को प्रतिबंधित किया गया था। एक अन्य व्यक्ति को एक भागीदार ने एक कार बेची जिसे विक्रय करने का उसे कोई विवक्षित प्राधिकार नहीं था। जब कार के स्वामी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने पैसा वसूलने के लिए वाद लाया। गैरेज के स्वामी प्रायः पुरानी कारों से खरीद फरोख्त का कार्य करते थे, इसलिए इस प्रकार का एक कार्य उनके प्राधिकार क्षेत्र में था और चूंकि अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी प्रतिबंध के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही उसके द्वारा कोई ऐसा ध्यान दिलाया गया, इसलिए वह फर्म के एक व्यक्ति के साथ अनुबंध कर रहा था तो वह उत्तरदायी हुआ। इस प्रकार धारा 19 की उपधारा 2 और धारा 20 में दिए गए प्रतिबंधों में हम एक भिन्नता को देखते हैं कि धारा 19(2) के अनुसार भागीदारों के गर्भित अधिकार पर यदि कोई वैधानिक प्रतिबंध है तो वह सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे संविदा करने वाले व्यक्ति को उसकी जानकारी थी या नहीं थी। लेकिन धारा 20 में संविदात्मक प्रतिबंध केवल उन व्यक्तियों पर मान्य होते हैं जिन्हें उनकी जानकारी थी। और इस प्रकार संविदात्मक प्रतिबंध, विधायी प्रतिबंध के अलावा कुछ अन्य प्रतिबंध भी हैं जो न्यायिक निर्णयों से निकल कर आते हैं। न्यायिक निर्णयों के आधार पर हम कुछ अगर उदाहरण या प्रतीकात्मक स्वरूप बातों की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि जैसे किसी अन्य पक्ष के ऋण के संदाय के संदर्भ में फर्म की ओर से कोई प्रत्याभूति दी गई है या ऐसा करना फर्म के कारोबार के लिए उपेक्षित ना हो, जहां फर्म के हक में पारित डिक्री को कम कीमत पर अंतरित करने की बात हो, जहां फर्म के कार्य की किसी कंपनी को अर्जित करना हो या अपने फर्म के हक में शेष ऋणों को मुजरा करना हो, इन सभी कार्यों में एक सामान्य प्राधिकार का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता और ऐसे न्यायिक निर्णयों के आधार पर मामले देखने को मिलते हैं। क्या आपात परिस्थिति उत्पन्न होने पर कोई भागीदार जो अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है कोई निर्णय ले सकता है? इसका उत्तर अधिनियम की धारा 21 में मिलता है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भागीदार आपातकालीन परिस्थितियों में कोई निर्णय लेना चाहता है तो वह उसके प्राधिकार के अंतर्गत आता है। हाँ, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उस परिस्थिति में लिया गया निर्णय बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति कोई निर्णय उस परिस्थिति में लेता। अर्थात कोई आपात कार्य उत्पन्न हुआ हो और आपात उत्पन्न होने पर फर्म को हानि होने वाली हो तो एक विवेकशील व्यक्ति जिस प्रकार के निर्णय को ले सकता है, इस प्रकार का निर्णय लेने का आपात में भी अधिकार है। और फर्म को अगर आबद्ध करना है तो फर्म को आबद्ध करने के जो तरीके होते हैं उसमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि फर्म के नाम से ऐसा कार्य किया जाना चाहिए और दूसरा फर्म का कार्य ऐसे ढंग से होना चाहिए जिससे कार्य करने का आशय प्रकट हो। यदि फर्म के लिए कार्य करने का आशय प्रकट नहीं होता है तो फर्म को आबद्ध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भागीदारी द्वारा अगर स्वीकृत ले ली गई तो धारा 23 इसके प्रभाव को बताते हुए कहती है कि भागीदारों द्वारा फर्म के मामले में कोई स्वीकृति देना व्यपदेशन के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रयोग हो सकता है। और इसकी जो प्रभाव होगा वह सूचना किसी भागीदार, सक्रिय भागीदार को देने से हो सकती है। यानी अगर किसी सक्रिय भागीदार को इसकी सूचना दे दी जाती है तो मान लिया जाएगा फर्म उससे आबद्ध है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान को अगर हम लोग एक सारांश के रूप में देखें तो हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक भागीदार जब स्वामी और अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तो आपस में तो अधिकार और कर्तव्य से संबंधित होते ही हैं, लेकिन वह साथ साथ तृतीय पक्ष के साथ भी कुछ अधिकार और कर्तव्य से कार्य करते हैं। ऐसे में किस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग या निर्णयों को वो ले सकते हैं, इसकी चर्चा विवक्षित या गर्भित प्राधिकार के बारे में कुछ निबंधनों के अंतर्गत की गई है। अर्थात इन निबंधनों के अधीन रहते हुए एक सामान्य अभिकर्ता जो भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है सभी प्रकार के निर्णयों को ले सकता है। इसी के साथ ही आज के व्याख्यान को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।